जो फैसले नीतीश कुमार ने बतौर मुख्यमंत्री लिए उसमें लोगों की राय क्या थी ये आपने देखा। जो फैसले बीजेपी ने लिए उस पर लोगों की क्या राय हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहला सवाल अब यहां शुरू कर रहे हैं कि दरअसल नीतीश कुमार सीएम के तौर पर सबसे लोकप्रिय हैं, लेकिन वह युवा नेता कौन है जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय है बिहार में। उसमें भी रैंडमली नाम आए, कई नाम निकल कर आए, लोगों ने कई नाम बोल दिए, अपने तरफ से जोड़ दिए। पहला नाम जो आया वो चिराग पासवान का, रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान। 18% लोगों की राय है कि सबसे लोकप्रिय युवा नेता चिराग पासवान है। और दूसरे नंबर पर पप्पू यादव। पप्पू यादव को लोग अभी युवा ही मान रहे हैं और 10% के साथ खड़े हैं। पप्पू यादव 10% हैं और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव, ये देखिए इनका परसेंटेज भी 10 है, यह भी 10 पर है। राहुल गांधी का भी नाम लोगों ने ले लिया वहां पर कि हम युवा नेता के तौर पर, इसका मतलब है कि राहुल भी सीएम बन सकते हैं। 8% लोगों की राय बिहार में यह भी मान लिया गया वहां पर कि नहीं राहुल भी आ सकते हैं यहाँ पर। 8% लोगों की राय ये थी। कुछ राय ये भी है कि क्या दिल्ली से किसी को भेजा जाएगा, उसमें भी अलग अलग चेहरे देखे जा रहे हैं युवा नेता के तौर पर। युवा नेता में शहनवाज का नाम भी निकल कर आया, 7% लोगों की राय है शहनवाज। मीसा भारती, लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती, 6% लोगों की राय है मीसा भारती। इसके अलावे भी एक नाम लिया गया, वो नाम लालू प्रसाद यादव के दूसरे बेटे का नाम था, तेज प्रताप यादव का। इनको लेकर राय ये थी कि 6% इनके प्रति भी राय थी कि हाँ यह भी है। तो नेताओं के बेटों के नाम निकलकर सामने आए, ये एक फहरिस्त है। और चिराग पासवान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चिराग पासवान जी, वजह क्या है आपको सबसे ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं युवा नेता के तौर पर? वजह मैं नहीं बता पाऊंगा, बट हाँ मैं हमारे प्रदेश की जनता का जरूर धन्यवाद करना चाहूँगा कि अगर लोकप्रियता में अगर उन्हें लगता है कि चिराग पासवान सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं, प्रदेश की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा। ईमानदारी की बात है प्रसून जी, एक ईमानदार कोशिश कर रहा हूँ बिहार के युवाओं के साथ जुड़ने की। युवा हूँ इसलिए उनकी तकलीफ़ों को समझ पा रहा हूँ। मैं अक्सर ये कहता हूँ, मेरी सबसे बड़ी चिंता ही ये है कि क्यों हमारे प्रदेश का ही युवा दूसरे प्रदेशों में जाता है। मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई दिल्ली का लड़का बिहार आता हो शिक्षा के लिए, या कोई बम्बई का लड़का बिहार आता हो रोजगार के लिए। तो यहाँ से मेरी चिंताएं शुरू हुई थी, यही कारण भी था मेरा राजनीति में आने का। और यही एक ईमानदार कोशिश कर रहा हूँ कि बिहार से युवाओं का पलायन रुके, बिहारी युवा को हर सुख सुविधाएं हमारे ही प्रदेश में मिले। तो ये एक ईमानदार कोशिश है, शायद जनता तक जा रही है, इसीलिए उनका प्यार भी मिल रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि जब शुरुआत में आप फिल्मों में चले गए थे तो उस समय हमें भी लगा था कि बिहार में फिर पलायन हो गया, चिराग पासवान चले गए मुंबई। वो फैसला गलत था ना? फैसला गलत था? फैसला गलत था नहीं, मुझे नहीं पता, बट हाँ आज राजनीति में आके एक संतुष्टि है, एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है कि जो मैं कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, ईमानदारी से कर रहा हूँ और लोगों से बेहतर जुड़ पा रहा हूँ। जो मुझे मेरे पिछले प्रोफेशन में नहीं मिला था। मैंने हमेशा कहा कि दोनों प्रोफेशन में कॉमन फैक्टर है मासेस डिसाइड करते हैं आपका भविष्य कैसा होगा। उस वाले प्रोफेशन में शायद मासेस से वो कनेक्ट नहीं हो पाया था, जो कनेक्ट आज की तारीख में बिहार की जनता में इस राजनीति के माध्यम से हो रहा है। तो ये फैसला आपको कैसा लगता है जब प्रधानमंत्री मोदी ने फैसला लिया कि जो 75 साल से ज्यादा उम्र के हैं वो राजनीति से अलग हो जाएं? देखिए, उन्होंने इसको एक्टिव राजनीति कहा, बट मुझे लगता है कि इसके सांकेतिक मायने ज़्यादा हैं। देखिए, बड़ों के अनुभव की ज़रूरत ज़रूर है, इस बात को मैं भी हमेशा मानता हूँ। हम युवाओं में जोश है, हम युवाओं में नई सोच है, नया विजन है, पर जो अनुभव है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे बुजुर्गों के पास है। आज भी राजनीति में हर एक कदम उठाने से पहले मैं अपने पिताजी से, जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, मैं ज़रूर मशवरा लेता हूं। बिना उनके मशवरे के, बिना उनके सुझाव के मैं शायद ही कोई ऐसा कदम है जो मैं अपनी राजनीति में या अपने व्यक्तिगत जीवन में उठाता हूं। तो बड़े के अनुभव बहुत मायने रखते हैं। हमारे ख्याल से जब आपका जन्म भी नहीं हुआ था उस वक्त रामविलास पासवान न सिर्फ राजनीति में आए बल्कि ठसक के साथ जीत कर आए थे। 45 बरस से ज्यादा वक्त हो गया रामविलास पासवान जी को राजनीति में आए हुए। एक बेटा आज अपने पिता को क्या कहना चाहेगा जब बेटा सबसे लोकप्रिय है बिहार में? तो पिताजी अक्सर ये कहते हैं कि
हर व्यक्ति चाहता है कि उनका कॉम्पिटिटर कोई नहीं हो, हर व्यक्ति चाहता है कि जिस क्षेत्र में वो है उसका एक छत्र राज हो, पर साथ में वो ये बात जरूर बोलते हैं कि हर पिता ये जरूर चाहता है कि उसका बेटा उससे आगे निकल जाए। तो आज अगर ये पॉपुलैरिटी ग्राफ पिताजी के जब संज्ञान में आया होगा या आएगा या वो देखेंगे तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा गर्व उन्हें ही होगा, सबसे ज्यादा खुशी उन्हें होगी। चलिए, हमारे साथ पूरे पत्रकारों की टीम बैठी हुई है, सब कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। आलोक मेहता जी, पूछिए। मैं चिराग पासवान आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि रामविलास पासवान जी ने एक विधायक के रूप में भी राजनीति शुरू की थी, तो आप राष्ट्रीय राजनीति में ज़्यादा सक्रिय रहना चाहते हैं या बिहार की राजनीति में बिहार के विकास के लिए एक लंबी दौड़ के लिए आप आगे तैयार हैं? क्योंकि और दूसरी बात साथ में जुड़ी हुई है कि आप सेकुलर, जो उनका दलित अल्पसंख्यकों के साथ जो उनका व्यापक समर्थन था, आप उस वोट बैंक को रखना चाहेंगे या मोदी जी के और भाजपा के जो हिंदुत्ववादी मुद्दे हैं उसको ज़्यादा रखना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके पहले प्रश्न का जवाब पहले देता हूं। मैं अपने आप को प्रदेश की राजनीति में ज़्यादा देखता हूं। मेरी राजनीति में आने की वजह भी यही रही है, क्योंकि मैं बिहारी युवाओं का पलायन अब मुझे सबसे ज़्यादा चिंतित करता था। बिहार वासियों को दूसरे प्रदेशों में जाना पड़े, भले वो शिक्षा के लिए हो, रोजगार के लिए हो, या फिर जो हमारे बुजुर्ग जाते हैं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हो। तो और मैं क्योंकि दूसरे प्रदेशों में रहा हूं, आप सब जानते हैं, बंबई में मैंने काम किया, दिल्ली में पला बढ़ा हूं, तो मैंने बहुत ही करीबी रूप से मैंने उनकी तकलीफों को, उनकी समस्याओं को देखा है, उन्हें अपमानित होते हुए देखा है दूसरे प्रदेशों में, उन्हें पिटते हुए देखा है दूसरे प्रदेशों में। तो ये कारण रहा है मेरा सक्रिय राजनीति में आने का। तो मुझे लगता है कि मैं अपने आप को प्रदेश में बहुत ज़्यादा समय तक देखता हूं, प्रदेश की राजनीति में मैं ज़्यादा समय तक देखता हूं, खासतौर पर तब तक जब तक हमारा प्रदेश सही मायनों में विकसित नहीं हो जाए। और जहां तक रहा आपका दूसरा प्रश्न एक बार दोहराएंगे, क्या था आपका? दलित अल्पसंख्यकों के साथ ज्यादा जरूरी है या मोदी जी की भाजपा के साथ? पिताजी का नाम कहीं ना कहीं अक्सर दलित नेता के तौर पर जोड़कर देखा गया है, कहा गया है। आलोक जी, मैं बहुत ईमानदारी से बोलूंगा, मैं वंचित वर्ग की बात करता हूं। जब मैं वंचित वर्ग की बात करता हूं, मेरी लड़ाई बिहार के हर उस व्यक्ति के लिए है जिसके पास आज़ादी के 68 साल के बाद भी रहने के लिए घर नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं है। और उस वंचित वर्ग में ईमानदारी की बात है, हर जात पात धर्म मजहब के लोग हैं। हिंदुस्तान में अगर कोई एक भेद है तो बस इतना, एक अमीर जो अमीर होता जा रहा है, दूसरा गरीब जो गरीब होता जा रहा है। तो मेरी लड़ाई हर उस गरीब व्यक्ति के लिए है, हर उस वंचित वर्ग के लिए है, हर उस वंचित व्यक्ति के लिए है जो कि पंक्ति में आखिरी नंबर पर खड़ा है। एक सवाल नलिनी सिंह जी, आप भी पूछिए। चिराग जी, आपसे एक बात पूछनी है। आप आज सबसे लोकप्रिय युवा नेता उभर कर आ रहे हैं इंडिया टुडे के सर्वे में। बताइए कि आप वंशवाद के बारे में आपको क्या कहना है? आपके पिताजी, आपके चाचा लोग, आपका परिवार, अगर यूं ही पासवान परिवार ही छाया रहा तो बाकियों को क्या आप कहेंगे कि वंशवाद के बारे में? क्या आप समझते हैं कि आप उसका फायदा मिला आपको? नलिनी जी, मैं बहुत विनम्रता से आपके इस प्रश्न का जवाब दूंगा। मैं इसकी शुरुआत ये कह के जरूर करूंगा दैट जस्ट बिकॉज आई एम द आउटकम ऑफ अ सिस्टम डजंट मीन आई कैन नॉट चेंज द सिस्टम। मैं जरूर इस बात को विनम्रता से कबूल करूंगा कि आज राजनीति में मेरा आना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूमिका रही है, क्योंकि मैं इस परिवार से आता हूं, ये कारण रहा है। बट हाँ, मैं परिवारवाद में या वंशवाद में मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करता। हैविंग सेड दैट, एक व्यक्ति को राजनीति में सिर्फ इसीलिए नहीं आना चाहिए क्योंकि वो ऑलरेडी एक पॉलिटिकल परिवार से जुड़ा हुआ है, मैं इसको भी नहीं मानता। मुझे लगता है जो भी निर्णय होना चाहिए वो क्षमता के आधार पर होना चाहिए, कैपेबिलिटीज के आधार पर होना चाहिए। और जब हम जनता के बीच में, नलिनी जी, जनता हम लोगों का भविष्य निर्धारित करती है। हो सकता है मैं किसी का पुत्र हूं, एक कारण हो सकता है कि मैं एक बार राजनीति में आकर शायद जीत जाऊं, बट लगातार जीतने के लिए और जनता के बीच में अपनी लोकप्रियता को बनाए रखने के लिए मेरे अंदर अगर वो काबिलियत नहीं होगी तो मैं कभी दोबारा या तिबारा चुन के नहीं आ पाऊंगा। तो इसीलिए मुझे लगता है जनता डिसाइड करती है, बट हाँ, आम जनता को ज्यादा से ज्यादा मौका मिलना चाहिए, मैं इसका भी पक्षधर हूं। अच्छा सुजित, आपको हमारी आवाज आ रही है? तो दूसरा नाम पप्पू यादव का जनता ने लिया है कि 10% के साथ युवा नेताओं में लोकप्रियता में पप्पू यादव 10% के साथ दूसरे नंबर पर है। हालांकि लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव भी 10% के साथ है, लेकिन आपके साथ पप्पू यादव है। तो पहले तो उन्हें बधाई दीजिए, लोग उन्हें युवा भी मान रहे हैं और
उस पीढ़ी के नहीं मान रहे हैं जिससे वो टकरा रहे हैं। बिल्कुल प्रसून जी, बात युवाओं की हो रही है। युवा में ये कहा गया है कि सबसे लोकप्रिय युवा बिहार में जो चिराग पासवान हैं। दूसरे नंबर पर दो लोग हैं जिसमें आज भी युवा माने जाते हैं, पप्पू यादव। क्या कहना है आपका, जिसको 10% लोगों ने पसंद किया? देखिए, एक बात मुझे समझ में नहीं आता। आपके साथ तेजस्वी भी है। मुझे एक बात समझ में नहीं आता। चलिए, मैं तो बार बार कहता हूँ, आदि युवा और छात्रों की बात आपसे अभी आपने कहा है कि बेरोजगारी की स्थिति आपने बता दी है, और मैं बहुत ही गंभीरता के साथ कहूँगा कि इस देश में जिस युवाओं की बात और छात्रों की बात हमेशा की गई है, उसी छात्र और युवाओं को सबसे ज़्यादा 25 सालों में यदि किसी ने युवाओं के रोजगार को बेरोजगारी के रूप में छीना है और कलम को छीना है, तो ये 25 सालों के शासन में छीना गया है। युवाओं पर और छात्रों पर यदि इस देश में काम नहीं हुए, सिर्फ आप एक बात बताइए कि आरक्षण और मंडल की बात करने वाला, इनको याद आना चाहिए कर्पूरी ठाकुर जी, स्वर्गीय जगदेव बाबू। इन्होंने तो सब कुछ सर्वनाश करने के बाद। आप युवा नेता हैं तो आपको युवा के लिए कुछ करना चाहिए ना, आपने क्या किया? अच्छा ये बताइए, पप्पू यादव जी युवा नेता हैं? बिल्कुल, पप्पू यादव जी युवा नेता है, स्थापित युवा नेता है, इसमें कहीं दो मत नहीं है जी। लेकिन इन्होंने जो ट्रैक लिया है वो ट्रैक हम लोग को पसंद नहीं आ रहा है, और मेरा तो अभी भी मानना है कि पप्पू यादव या इनके लोग ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिले बिहार में, ऐसा मेरा मानना है। तो ये है प्रसून जी, पप्पू यादव का आपने प्रतिक्रिया। उसके बाद जो सर्वे में सवाल था उसमें यह था कि बीजेपी ने जो भी निर्णय लिए, पब्लिक ओपिनियन क्या कहती है, जनता की राय उस पर क्या है। जिस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर राय थी, बीजेपी के निर्णयों पर क्या राय है। उसमें पहला सवाल था कि बीजेपी ने स्पेशल स्टेटस की मांग जो की जा रही थी बिहार के लिए, वो नहीं माना, यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नहीं माना। फायदे में रहे 26% लोगों की राय है कि ठीक किया आपने, फायदे में रहे। लेकिन 53% लोगों की राय है फायदा आपको नहीं हुआ। अब लोगों के जहन में होगा तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक दूसरी स्थिति लाकर खड़ी कर दी। 1.25 लाख करोड़ का पैकेज जो दिया, उसको लेकर क्या राय है। फायदे में रहे 64% लोग कहते हैं बिल्कुल फायदे में रहे, और फायदा नहीं हुआ ये 14% लोगों की राय है, फायदा नहीं हुआ आपको। एक सवाल ऐसा था जिसको लेकर नीतीश कुमार ने पकड़ा और उसके बाद निचोड़ कर रख दिया, वो था डीएनए का सवाल। जैसे ही डीएनए किया, फायदे में रहा आपके 24% लोग कहते हैं, लेकिन उसके ठीक दुगना 48% लोग कहते हैं फायदे के लिए आपका ये कहा गया शब्द नहीं है, ये फायदे में नहीं रहा। और जो चेहरा आपने नहीं दिया है मुख्यमंत्री पद के लिए, क्या ये फायदेमंद है या नहीं है, इस पे एक मिलीजुली राय है। 34% लोग कहते हैं फायदेमंद, 36% कहते हैं फायदा नहीं। एक ब्रेक के बाद लौटेंगे, तब नीतीश कुमार और बिहार में बीजेपी ने जो निर्णय लिया है उस पर चर्चा करेंगे हम अपने पूरे पैनल के साथ। सुधांशु त्रिवेदी जी, जो बीजेपी ने निर्णय लिए 3 निर्णय सही नहीं, स्पेशल पैकेज ना देना, डीएनए शब्द का इस्तेमाल करना और सीएम का कोई कैंडिडेट ना देना। देखिए, आपने ये दिखाया कि जो पैकेज दिया गया उसको बिहार की जनता ने सही माना। बिल्कुल। स्पेशल स्टेटस की जहां तक बात है, निश्चित रूप से इन 25 सालों के शासनकाल में बिहार की जो दुर्दशा हुई है उसमें यह परिस्थिति उत्पन्न हुई है कि 1.25 लाख करोड़ और व्यवहारिक दृष्टि से 1,65,000 करोड़ के पैकेज के बाद भी स्पेशल स्टेटस की आवश्यकता महसूस होती है। यह बिहार की जनता की वेदना की अभिव्यक्ति है, इसे मैं गलत नहीं मानता हूं, पर मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, यदि भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को 10 वर्ष शासन करने का अवसर मिल जाए तो बिहार के अंदर जो प्राकृतिक क्षमता है, जो मानव संसाधन की क्षमता है, उसका समुचित उपयोग करके विशेष राज्य का दर्जे की आवश्यकता ही नहीं होगी। बिहार भारत के अग्रणी राज्यों में से एक होगा। जी मनोज झा जी, मैं मानता हूं कि इसमें जो कुछ दिखाई पड़ रहा है ये वास्तविक स्थिति जो बिहार की है उसकी दुर्गति के लिए की तरफ संकेत दे रहा है। ओके, ठीक है। अब यहां पर सवाल है संजय जी, एक चीज निकल कर आ रही है इस पूरे प्रक्रिया में, अगर नीतीश कुमार आरजेडी से अलायंस करते हैं तो फायदे में रहते हैं, बीजेपी से ब्रेक करते हैं तो घाटे में रहते हैं, और दोनों फीसदी को मिलाइएगा तो औसत में यह आता है कि आपका बीजेपी का साथ छोड़ना ज्यादा घाटे का सौदा रहा या फायदा कम मिला।
नहीं, निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले भी जिस संस्था में मैं काम करता हूं, हमने पहले भी जो सर्वे किए तो और ये सवाल बार बार पूछते रहे कि क्या इससे फ़ायदा या नुकसान है। ज़्यादातर मतदाताओं का यह मानना है कि नीतीश कुमार का बीजेपी के साथ नाता तोड़ना उनके लिए नुकसानदेह है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस के साथ उनका जाना, लालू के साथ गठबंधन करना, उससे कुछ अभी फ़ायदा हो रहा है। लेकिन कुल मिला के जो आप कह रहे हैं नेट फिगर काफ़ी घाटा है उनको। जो निर्णय लिए गए, शशिशेखर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशिशेखर, जो निर्णय बीजेपी ने लिए, जिसका जिक्र हमने 4 पॉइंट में किया, और जो नीतीश ने निर्णय लिए, उसमें जीतन राम मांझी से हट जाना, उसमें कैंपेन के लिए अरविंद केजरीवाल का इस्तेमाल करना, अरविंद केजरीवाल वाला फ़ायदेमंद है हालांकि, लेकिन दूसरी तरफ जीतन राम मांझी वाला घाटे का सौदा है, वो अच्छा नहीं रहा उनके लिए, लोगों की राय है। सवाल यह है कि सत्ता संभालते समय बीजेपी के साथ जब आप खड़े थे और जब बीजेपी से हटके आरजेडी के साथ खड़े हैं, औसत राय ये बार बार निकल कर आ रही है कि आपने रास्ता बहुत अच्छा चुना नहीं, बहुत मार्जिनल डिफरेंस है लेकिन नहीं चुना। ये जो चुनाव हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है इसमें रामायण भी है, महाभारत भी है और मनमोहन देसाई की फिल्म भी है। तो अब मनमोहन देसाई भी एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर नज़र आते हैं। 50 साल से छलिया उनकी पहली फिल्म थी। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी एक गठबंधन के बारे में राय बना लेना कि साहब ये इनके लिए नुकसानदेह रहा या ये फ़ायदेमंद रहा, अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन एक बात तो तय है कि आप 8 साल किसी के साथ काम करते हैं और उसके बाद आप अलग हो जाते हैं किसी खास मुद्दे पर, तो आपको अपने कामों की जब आप रिपोर्ट देते हैं लोगों को, तो डाइल्यूट हो जाते हैं, क्योंकि उसमें एक लंबे समय तक कोई दूसरा भी हिस्सेदार। रामकृपाल जी, अगर इस चीज़ को जरा सा आगे हम चाहेंगे, थोड़ा सा तो कमेंट जरूर होना चाहिए। क्या मोदी नीतीश कुमार के लिए इतना बेहतरीन इशू बन चुके हैं बिहार में, जहां पर उससे पहले की तमाम परिस्थितियां लोग भूल जाएं? प्रसून जी, जो अभी बात हो रही थी, शशि भाई जो बात कर रहे थे, मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ। आपने छोड़ा, ये आपका डिसीजन ठीक किया, लेकिन जिस आधार पे छोड़ा वो फैक्चुअली इतना इनकरेक्ट है, क्योंकि 1992 से लेके 2002 का दौर जो रहा है, बाबरी विध्वंस का दौर, और अचानक बाबरी विध्वंस के बाद आपको एनडीए प्रगतिशील लगने लगी। 2004 में गुजरात में जाके आपने मोदी जी में प्रधानमंत्री पद के गुण देखे और छोड़ा आपने तब। इसका मतलब आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती की बीजेपी प्रोग्रेसिव थी और मोदी की बीजेपी 2013 में कम्युनल हो गई। मेरा ये कहना था कि ये बात अगर फैक्चुअली गले नहीं उतरती, और साथ ही क्योंकि समय जिस मुद्दे पर बात आप कर रहे हैं, अगर ये कहते हैं कि ठीक है और कोई रीजन है, वो तो सबने मान लिया। आज भी देखिए, अभी पटना की जो रैली हुई है उसमें 3 नेता थे, 3 बातें कही गई। सोनिया जी ने सांप्रदायिकता की बात की, नीतीश जी ने क्षेत्रीयता की बात की, यानी क्षेत्रीय अस्मिता की बात की, और लालू जी ने जातीय अस्मिता की बात की। अब ये 3 नारे जिसको बिहार में 2014 में बिल्कुल नकारा गया है, उस 3 नारों के अलावा, तो मेरा ये कहना था कि ठीक है, ये निर्णय जेडीयू का है अपना, वो बीजेपी के साथ रहे नहीं एनडीए के साथ, बट जो रीजन बताए गए वो अजीब हास्यास्पद रीजन है। लेकिन इसके भी आगे निकला हुआ। इससे आगे एक छोटी सी चीज़ है, जब देखा कांग्रेस के साथ में नीतीश को, तो फिर वो कहाँ गए, जेपी कहाँ गए, राम मनोहर लोहिया कहाँ गए, कर्पूरी ठाकुर कहाँ गए, तो वो चीज़ आ जाती है सामने जब आप देखते हैं इनको सामने। तो वो भारतीय राजनीति 360 डिग्री में घूम चुकी है। नीतीश की वो बाइट भी हमारे पास है जिसमें वो कहते हैं, काट की हांडी है गुजरात के दंगे, कितनी बार चढ़ाइएगा, कोई फायदा नहीं होगा। ये भी है, क्या कीजिएगा, ये सारी स्थितियां हैं। लेकिन ब्रेक ये कहते हुए ले रहे हैं कि ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तब बताने वाले हैं, चुनाव आज की तारीख में हो जाए, सरकार बनेगी किसकी। ब्रेक के बाद